नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और इसी के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है वो है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। और साथियों, इसी के तहत हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। हिंदी में पाठ्यचर्या निर्माण की कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में अध्ययन किया। और इसी अध्ययन के साथ में साथियों हमने इस बात पर भी अध्ययन किया था कि सबसे पहले तो हमने अध्ययन किया था विषय सामग्री का चयन एवं उद्देश्य आधारित होना चाहिए। विषय सामग्री का चयन उद्देश्य के आधारित होना चाहिए। और उद्देश्य जब हमारे शिक्षण को उद्देश्य निर्धारित होंगे तो हम विषय सामग्री का चयन उसके अनुरूप करें। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़ा था वो था विविधता का सिद्धांत। और हमने साथ में ये भी अध्ययन किया था, ये भी समझने का प्रयास किया था कि विविधता का सिद्धांत पाठ्यचर्या में किस प्रकार होना चाहिए कि उसमें हमारा जिस भारत देश विविधता को लिए हुए सिद्धांत को समझते हुए हमने ये भी समझा था कि भारत में जैसे हमारे भारत के विद्यालयों में जैसे अभी हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो अध्ययन करवा रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा है, उसके अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखें, साथ में बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखें, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। और इसी तरह से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विविधता का जो सिद्धांत है उसका समावेश होना अति आवश्यक है। और इसी संदर्भ में हम जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरा समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत साथियों, समन्वय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो पाठ्यचर्या है उस पाठ्यचर्या को एक संगठित रूप में होना चाहिए, एक संगठित रूप में होना चाहिए, एक संगठन के रूप में होना चाहिए। पाठ्यचर्या में एक क्रमबद्धता, एक प्रभावमयता होनी चाहिए। और उस क्रमबद्धता और प्रभावमयता के साथ ही बालक जिस विषय वस्तु को या जिस पाठ्य सामग्री को समझेगा, पढ़ेगा, उसी पाठ्य सामग्री के अनुरूप उसमें एक संगठन होगा तो बालक को एक संगठित विषय वस्तु को सीखने में मदद मिलेगी। और इसी संगठित विषय वस्तु के साथ ही उसे विविध क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। अपने जो मतलब जिस हमारे राष्ट्र के बारे में अनेकों अलग अलग राज्य हैं और सब जगह की जो जलवायु है, भौगोलिक संरचना है या सबका जो संस्कृति एवं सभ्यता है, वहाँ का परिवेश है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ की भाषा है, वहाँ की लिपि है, तमाम सारी बातों में विविधताएं दी हुई हैं। लेकिन बालक को क्या होगा, उन सभी को पढ़ने में उसे मदद मिलेगी और साथ में संगठित रूप में उसको एक संगठित रूप में दिया जाएगा तो बालक उसको आसानी से सीख पाएगा एवं अधिगम कर पाएगा। तो उसमें एक सभी संगठित रूप में होना चाहिए, लेकिन समन्वय होना चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए। तो ये समन्वय का जो सिद्धांत है ये पाठ्यचर्या में आवश्यक है। अब अगला जो सिद्धांत हमारे सामने महत्वपूर्ण है वो है नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता का सिद्धांत साथियों हमने पढ़ा है। और नमनीयता का सिद्धांत इस बात को इंगित करता है कि नमनीयता का जो सिद्धांत है
को इस बात पर इंगित कर रहा है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत जब पाठ्यचर्या के संगठन को बनाते हैं हम या निर्माण करने जाते हैं तो उसमें नमनीयता सिद्धांत का मतलब ये है कि एक नमने वाली चीज वस्तु है या फिर एक चीज मान सकते हैं कि पाठ्यचर्या में एक लचीलापन होना चाहिए, एक लचीलापन होना अति आवश्यक है। जब पाठ्यचर्या में यदि अध्यापक अपनी स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकता है, न कि बिल्कुल मतलब कि उसमें अध्यापक अपनी विवेक के अनुसार उसमें कुछ गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहे तो वो पाठ्यक्रम थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से कुछ अलग से भी बताने का प्रयास करे, उस सिद्धांत को अलग तरीके से समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसी भी लचीलापन उसमें होना चाहिए और लचीलेपन से ही पालक की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि इस समझने वाली बात है कि पाठ्यचर्या जो है हमारी वो कोई जड़ मतलब एक ठोस वस्तु नहीं है। पाठ्यचर्या कोई जड़ या ठोस वस्तु नहीं है और इसलिए ये क्योंकि जड़ या ठोस वस्तु इसलिए नहीं है क्योंकि अध्यापक एक सिखाता है बालकों को और बालक को अध्यापक के माध्यम से, उस उदाहरण के माध्यम से, उसकी शिक्षण विधियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं और उस सीखने सिखाने की जो संपूर्ण कक्षा की जो गतिविधियां हैं उसके माध्यम से बालक अपने अंदर ज्ञान को धारण करता है, उसको अधिगम करता है। तो क्या होगा कि जो पाठ्यचर्या है ये कैसी है, गतिशील है। पाठ्यचर्या एक गतिशीलता लिए होती है, इसलिए क्या होता है कि नमनीयता का सिद्धांत होना उसमें आवश्यक है और इस नमनीयता के सिद्धांत के माध्यम से ही पाठ्यचर्या आगे गति करती है और बालकों के और उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ्यचर्या में जो पुरानी जो डर्रा है, वहाँ जो तौर तरीके हैं उसमें जो लग रहा है कि अब ये जो मतलब पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्य सामग्री है और जो अनावश्यक हो चुकी है, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है या पुरानी हो चुकी है, उसे हम हटा दें और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के साथ ही और उसमें नए आयाम क्या हो सकते हैं उसको उसमें पेश किया जाए। तो पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना चाहिए, इसमें लचीलापन का सिद्धांत होना अति आवश्यक है। अब है अगला जो सिद्धांत हमारे सामने है वो है रुचि का सिद्धांत, वो है रुचि का सिद्धांत। साथियों, रुचि का सिद्धांत अति आवश्यक है। यदि जो पाठ्य वस्तु पाठ्य सामग्री आप बालकों को पढ़ाने जा रहे हैं, बालकों को समझाने जा रहे हैं और उसमें आपने बालकों की आयु के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार और बालकों की जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न स्तर में, भिन्न अवस्थाओं में बालकों की रुचियां किस प्रकार होती हैं, शिक्षण के अंतर्गत किन किन गतिविधियों की आवश्यकता है, इसलिए आयु के अनुसार बालकों की जो रुचियों को आपने पहचान कर पाठ्यचर्या का निर्माण किया है तो बालक उस पाठ्यचर्या को पढ़ने में, उसको समझने में, सीखने सिखाने में रुचि लेंगे। अन्यथा उन्हें वो जो पाठ्यचर्या है एक बोझिल लगने लगेगी और क्या करेंगे, बालक उस पाठ्यचर्या में रुचि नहीं लेंगे तो वो पाठ्यचर्या केवल उनपे थोपने मात्र का जैसा हो जाएगा और बालकों की रुचि, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि प्राथमिक स्तर पर यदि हम बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसमें बाल साहित्य का सारा हम जरूर लेंगे। उसमें जो पृष्ठ हैं, जो पेज हैं, उसके चित्रांकन में, उसके रेखांकन में, उसके रंगीन हो, आकृष्ट हो, दिखने में मन को लुभाने वाले होने चाहिए। तो बालक ऐसी पाठ्य सामग्री को, ऐसे रंग बिरंगी पाठ्य सामग्री को बालक अच्छे से पढ़ेंगे और उसको देखने मात्र से बालक का एक रुचि होती है। तो रुचि का सिद्धांत होना एक
अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।